जय सर अकेडमी पे आपका स्वागत है। आज से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं कक्षा 10 के गणित, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए जो कि फरवरी में एग्जाम होता है। ठीक है, आपके पास अभी समय है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, केवल 4 महीने। आप 4 महीने मन लगा करके हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपका 98+ % बन सके। और रेगुलर क्लास करेंगे तभी ऐसा संभव है। और मन लगा के जुड़ जाइए। तो शुरू करने से पहले हम विषय सूची देख लेते हैं। अर्थात नई सूची जो जारी हुई थी वो अभी पुरानी, कुछ बच्चे अभी पुरानी किताब ही लेके पढ़ रहे हैं, नई किताब नहीं लिए हैं। तो उनके लिए हम बता देते हैं कि हमें यार नई किताब में क्या क्या चैप्टर कटे हैं और नए चैप्टर क्या आए हैं, कि पुराने ही चैप्टर हैं, पुराने चैप्टर में और कुछ काट दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि वास्तविक संख्याओं में 1.4 तक था और कुछ काट दिया गया है। तो वास्तविक संख्या में पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, अर्थात गुणनखंड है। तो गुणनखंड जिसमें आपका पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, लासा मासा अर्थात एलसीएम और यस्या पड़ेगा। उसी बात अब यहां चलते अपरिमेय संख्या। क्या पड़ेगी यहाँ पर? अपरिमेय संख्या। ये गलती से मिस्टेक हो गया है, संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यहाँ पर हमें क्या करना है? अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो समझ में आया? अब उसके बाद दूसरे चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद। अब बहुपद के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति, बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति पढ़ेंगे। और इसी के अंतर्गत देखिए 2.2 में किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करनी है। अब दो चर वाले तीसरे चैप्टर में हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में का युग में, रैखिक समीकरण का युग में का ग्राफी विधि, अर्थात इसे हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर 3.2 में हमें रैखिक समीकरण योग में को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, अब चौथा चैप्टर हमारा जो शुरू हो रहा है वो है द्विघात समीकरण। आप मिला लीजिए, अगर आपके पास पुरानी किताबें मिला लीजिए और जो चैप्टर कटे हैं उन्हें काट लीजिए। और ये नए सिलेबस से है, जो आपका वर्तमान में 2025 में एग्जाम बोर्ड में है, वही सिलेबस हम लेके आए हैं। और हमारे साथ आप 4 महीने करेक्ट जुड़िए बस, और 100 कम से कम 98% मैथ में लाएंगे। और द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मूलों की प्राकृतिक अर्थात विविक्तर भी ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें हमें समांतर श्रेणी में 3 चैप्टर हैं, जिसमें से समांतर श्रेणियां 5.1 है और फिर 5.2 है एपी है के प्रथम एनवा पद ज्ञात करना है। फिर 5.3 है एपी के प्रथम एन पदों का योगफल। देखिए आपके अगर पुरानी किताब है तो ये हेडिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? हेडिंग मिलेगी, जाकर के देखिएगा, वहां समांतर श्रेणी लिखी होगी, देखिएगा। ठीक है, और ये हेडिंग मिलेगी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल, क्योंकि पुरानी किताब में तो ये आपका हेडिंग ही मिलेगी। हेडिंग के बाद उसके बाद जो चैप्टर शुरू हो रहा है समझ लीजिए वो आपका है। और फिर नहीं अगर आप मिला पाते तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम नए सिलेबस से ही पढ़ाएंगे। त्रिभुज, त्रिभुज में समरूप आकृतियां, और उसके 6.2 में पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। 6.3 में हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। अब देखिए इसके आगे 7 चैप्टर जो हमारा शुरू हो रहा है वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। और निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ेंगे? दूरी का सूत्र, d बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी के सूत्र में पढ़ेंगे। विभाजन में हम पढ़ेंगे अंतः विभाजन, ठीक। और त्रिकोणमिति का परिचय, क्योंकि त्रिकोणमिति का परिचय इसलिए दिया रहा है क्योंकि 9th में आपका त्रिकोणमिति था नहीं, 8 में त्रिकोणमिति था ही, तो आपकी त्रिकोणमिति कहाँ शुरू हो रही? कक्षा 10 में, वो भी 8.1 के अभ्यास से शुरू हो रही है। एकदम बेसिक से त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। इसके बाद पढ़ने के बाद आप त्रिकोणमिति में कहीं भी अटकेंगे नहीं। 8.2 में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति स्वर समीकरण। स्वर समीकरण क्या है? हमें सिद्ध करना होता है तो उसमें स्वर समीकरण आ जाती हैं। फिर 9वें चैप्टर में हो रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या आता है भैया? ऊंचाई और दूरी आती है।
ऊंचाई और दूरी कैसे, जैसे मान चलिए उन्नयन कोण और अनुमान कोण, उन्नयन कोण और अनुमान कोण, जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब कौन सा कोण बनता है, तो अनुमान कोण बनता है। नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे की ओर अनुमान, नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण। अब यहाँ पर आते हैं वृत्त। वृत्त में कुछ सिलेबस काट दिए गए हैं, जो आपकी हेडिंग बची है वृत्त की स्पर्श रेखा, और 8.10.2 में क्या पढ़ा है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब इसमें देखिए 11 नंबर में रचनाएं आपकी पुरानी किताब में थी, नई किताब में नहीं है, पूर्ण रूप से इसे काट दिया गया है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें क्या है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड मतलब होता है त्रिज्या के द्वारा काटा हुआ खंड, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमारा जो 12 चैप्टर में ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 12.2 में ठोसों के संयोजन का आयतन। ये आप हेडिंग मिला लीजिए, हेडिंग के बाद जो चैप्टर होगा वही आपका ये चैप्टर है, ठीक है। सांख्यिकी में क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी में हमारे 3 चैप्टर हैं, कौन कौन से हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ेंगे। अब आती है प्रायिकता। प्रायिकता में एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, प्रायिकता में आपका एक ही चैप्टर है। ओके, समझ में आया हमें क्या पढ़ना है। चलें आगे। आगे चलने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए तो देखिए, 2 अक्षर का शब्द होता है लक, 2.5 अक्षर शब्द का होता है भाग्य, और 3 अक्षर का शब्द होता है नसीब, और 3.5 अक्षर का शब्द होता है किस्मत। इन चारों से जो बड़ी होती है वो होती है मेहनत। इसलिए आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और ताकि 2025 में आप हाईएस्ट स्कोर प्राप्त कर सकें। ओके, आइए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। क्या है हमारा पहला चैप्टर, क्या था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कह रहा है उदाहरण नंबर 1 में संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त तो होगा। कह रहा है 4 की पावर n का कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 0 पर समाप्त होगा। तो यहां पर लिखते हैं हल, थोड़ा सा प्रवचन लिखना पड़ेगा। क्या क्या कह रहा है, n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, 4 की पावर n कह रहा है अंक 0 पर समाप्त होगा। कब 0 पे समाप्त होगा, जब 4 की पावर n का गुणज 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। क्योंकि देखिए जब 5 आएगा 4 पंचे 20 ही होगा, तभी तो 0 आएगा। फोर की पावर n, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n का गुणज 2 आ रहा है। इसलिए इसलिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखो इसका अगर देखा जाए गुणनखंड क्या बन रहा है, 2 की पावर 2n हो रहा है, और ये 2 10 0 तभी आएगा जब इसमें किससे गुणा होगा, 5 से गुणा होगा। ये 2 10 तभी बनेगा जब इसमें 5 से गुणा होगा, और 5 से गुणा होगा तो ये आएगा कितना, 10 आएगा।
तभी तो जीरो समाप्त होगा। और इसका गुणज हमें 5 दिया ही नहीं है, तो कहाँ से जीरो आएगा। इसलिए क्या होगा, या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए उदाहरण नंबर 2 कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर गुणनखंडन विधि ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों भी क्या होती हैं, दो विधि से लगते हैं, एक भाग विधि द्वारा, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि। जब अभाज्य गुणनखंड विधि कहे तो समझ लीजिएगा जो पद दिए रहे हैं उन्हें अलग अलग गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे 3 का नाम 3, और 20 के काटेंगे तो क्या आएगा, 2 एक नाम 2 0, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 का नाम 5। तो ये हमारा आया 6 बराबर 2 गुणते 3, इसकी घात 1, इसकी घात 1, क्यों 2 एक बार आया 3 भी एक बार आया। 20 को हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया है, 2 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ। जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या ढूंढनी है। तो उभयनिष्ठ संख्या हमारी क्या है, 2 है। अब समस्या है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो सबसे कम पावर वाली संख्या क्या होगी, हमारी एचसीएफ होगी। तो सबसे पावर कम वाली क्या है, हमारा 2 की पावर 1 अर्थात 2 है। एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 2 आया। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा ज्ञात करने के लिए होता है एक फार्मूला, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा क्या होता है सूत्र। हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब एलसीएम बराबर लेंगे तो एचसीएफ गुणे में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बटे एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है 6, सेकेंड नंबर क्या है 20 बटे एचसीएफ कितना है 2, काट देंगे तो कितना आएगा 10। तो हमारा जो आ जाएगा 10 छंग 60, ये हमारा एलसीएम 60 आ गया, एचसीएफ आया 2। समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखिए यस। ठीक, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ लिंक मिलेगा, तो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके वहां से क्लिक करिए, व्हाट्सएप का आपका चैनल मिल जाएगा, वहां फॉलो कर लीजिए और सभी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर आप 9 10 11 12 के। ओके, आप देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, किसका ज्ञात करना है, 96 और 404 का। तो 96 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे 2 चौकाट 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौकाट 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एक नाम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। आप 404 काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 0 आया, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक नाम 2 0 1, फिर अभाज्य संख्या होने के कारण 101 से काट देंगे। ओके, अब यहां पर लिखेंगे 96 का हमारा जो आया, 2 कितनी बार आया, 5 बार, कितनी बार आया है 5 बार, 5 2 की पावर 5, 3 कितनी बार आया है 1 बार, 3 की पावर 1, और 404 का जो गुणनखंड किए हैं वो आया है 2 की पावर 2 गुणते 101 की पावर 1, और हमें क्या करना है एचसीएफ।
एचसीएफ बराबर हो जाएगा क्या भैया, आपको क्या बताए थे, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ क्या है हमारा, 2 है, और सबसे कम वाली घात हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। सबसे कम वाली घात क्या है, 2 की पावर 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम, और एलसीएम बराबर फार्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बटे एफ। ये हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर कितना है भैया, 96 है, सेकेंड नंबर क्या है 404 बटे एफ कितना है 4। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, काट देंगे, 4 4 4 दूनी 8, और यहां पर क्या हो जाएगा, 4 चौ 16, 24 चौको 4 चौ 16, 16 की 6, 4 दूनी 8 1 9, ये आएगा 96, 96 आंसर 9696, ये हमारा एलसीएम हो गया। ओके, देखिए ये सवाल क्या है, कह रहा है उदाहरण 4 में संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो भैया सेम टू सेम वही प्रक्रिया करेंगे, क्या 6, 72 और 120, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे 3 का नाम 3, फिर 72 को काटते हैं, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 का नाम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 का नाम 3। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे कितना आएगा 1। अब सबका लिख लेते हैं, 6 का गुणनखंड कितना है 2 एक बार, 3 कितना 1 बार, फिर 72 का जो गुणनखंड किए हैं भाज्य कितनी बार 2 3 बार, 3 2 बार, और ये हो जाएगा आपका 120 का गुणनखंड कितना आया है 2 3 बार, और 3 1 बार, 5 1 बार, एचसीएफ निकालते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ जब भी निकालना हो तो इसमें उभयनिष्ठ ढूंढा करें, उभयनिष्ठ में जो सबसे कम घात वाली होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। तो पहले उभयनिष्ठ क्या मिला 2, क्या 2 की पावर 1, दूसरा उभयनिष्ठ मिला क्या 3, 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब एलसीएम भी ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा, इन तीनों में पहले सबसे हाईएस्ट, इसमें क्या ढूंढ रहे थे, तीनों में जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ के बाद सबसे कम वाली घात, इसमें देखते हैं तीनों में जो उभयनिष्ठ हो सबसे अधिक वाली घात कब, एलसीएम में। तो सबसे अधिक घात क्या है 2 की पावर 3 है, और 3 में क्या देख लेते हैं 3 की पावर 2 है, फिर 5 में क्या है अकेले है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8, और यहां पर कितना हो जाएगा 9, और यहां पर कितना हो जाएगा 5, तो 5 8 40 गुणते 9, 4 9 36, 360 हमारा एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया? देखिए पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा का पूरा दिमाग में घुस सकेगा, अन्यथा आप भूलते चले जाएंगे। तो देखिए अब हमारी शुरू होती है प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, केवल गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, जैसे अभी कर रहे थे। देखिए कैसे, 140 का 2 से काटेंगे 2 7 14 0, 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 2 5 10, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 सते 35, फिर 7 से 7 का नाम 7। हमारा 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 2 आया है, और क्या आया है 2 2 बार आया है।
दो कितनी बार आया है? दो दो बार, पांच एक बार, सात एक बार, हो गया। आप 156 का देख लो, क्या है 156 का किससे कटेगा? दो से कटेगा। क्यों भैया? क्योंकि एक सम संख्या, और सम संख्या हमेशा दो से कटती है। उसके बाद देखा जाता है कैसे कटती है। पहले 2 7 14, 2 8 16, फिर दो से दो तिहाई 6, दो नौ 18, फिर तीन से तीन एक नाम तीन, तीन त्रिका 9, फिर 13 से 13 एक नाम 13। 156 का गुणनखंड आया है हमारा, दो दो बार आया है, तीन एक बार आया है, 13 एक बार आया। अब यहां पर देख लेते हैं 38 25 का। तो देखिए भैया, लास्ट में पांच है तो इसका मतलब पांच से ही कटेगा पहले, उसके बाद संख्या देख लेते हैं। तीन से कटेगा, क्योंकि दो से कटेगा नहीं, सम संख्या नहीं। तीन से तीन का नाम तीन, तीन दूनी 6, तीन सत्ते 21, तीन पचे 15, कट गया। फिर किससे? तीन से तीन चौ 12, तीन दूनी 6, तीन पचे 15, ये भी कट गया। अब तीन से कटेगा, तीन का नाम तीन, तीन चौ 12, पांच बच जा रहा है, नहीं कटेगा, पांच से ही काट देते हैं। पान 8 40, पंचम 25, फिर पांच से पांच एक नम पांच, पांच सते 35, फिर 17 से डायरेक्ट कटेगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे 17। 38 25 का कितना? तीन की पावर दो, गुणते पांच की पावर दो, और 17 की पावर एक। ओके, देखिए अब ये भी आपको लिया वो HW छोड़ दे रहे हैं। दो सवाल आप लोग कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में हमें बताइएगा। और ये दो सवाल हम आप लोग बताइएगा तो कल हम इसका हल कराएंगे। ओके, देखिए दूसरी सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यहां पर पहले क्या करेंगे? हल डालेंगे। जब हल डालेंगे तो यहां पर हमारी कौन संख्या हल करनी है? 96 और 91 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। जब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, निकालने के बाद उन दोनों का गुणा कराइए, और गुणा कराने के बाद जो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या उन दोनों का गुणा कराइए, और दोनों बराबर आते हैं तो हमारी जांच सही होगी, अन्यथा बराबर नहीं तो हमारी जांच गलत है। आइए देखते हैं। 26 का लिखते हैं, दो से काटेंगे, दो एक नाम दो, दो तिहाई 6, फिर 13 से 13 का नाम 13। अब इसको किससे काटते हैं? 91। दो से कटेगा नहीं, तीन से कटेगा नहीं, पांच से कटेगा नहीं, सात से कटेगा नहीं, अरे सात से कट जाएगा, सात का नाम 7, 7 21, 13 का नाम 13। अब जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 26 का गुणनखंड आया है 2 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1, और 91 का जो गुणनखंड आया है 7 की पावर 1 13 की पावर 1। क्यों? 7 एक बार आया, 13 एक बार आया। अब जो हमारा एचसीएफ होगा इन दोनों में मिला लो, जो उभयनिष्ठ होगा, क्या बचना? 13। अब एलसीएम बराबर क्या निकालोगे? पहले इन दोनों मिला लो जो उभयनिष्ठ है। एलसीएम बराबर 13 मिला, और जो ना मिला है वो भी लिख लो, 2 और कितना 7, तो कितना हो जाएगा? 13 गुणे 14, ये हो जाएगा 13 चौको 52, 13 एक नम 13, 13 5, 182 आ गया। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरी सवाल। कैसे? पहले अभी सॉरी, पहले इसको ज्ञात कर लेते, सही एक बार गलत है।
क्या है, दो संख्याओं का फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 96, 26। सेकेंड नंबर क्या है 91। एलसीएम कितना आया है हमारा 182 और एचसीएफ कितना आया है 13। गुणा करके देख लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं सही है गलत। 26 × 91 2366। फिर 182 × 13 2366। इसका मतलब सही है। ठीक, अब दूसरी सवाल क्या है 510 और 92। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दो से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर किससे काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15। फिर 5 काटते हैं, 5 का नाम 5, 5 सते 35, फिर 17 से। अब 92 का काट लेते हैं, कितना आएगा, दो से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 23 से कटेगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या 23 है, 23 का नाम 23। ओके, तो जो हमारा 510 का अभाज्य गुणनखंड आया है, 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 17 एक बार आया है। फिर 92 का जो गुणनखंड आया है, 2 2 बार आया है, 23 एक बार आया। तो ये बताइए इन दोनों में उभयनिष्ठ ढूंढिए तो यह CF आएगा जो सबसे कम घात वाली होगी। यह CF बराबर हमारा हो जाएगा 2 की पावर 1। ठीक, इसलिए यह CF बराबर 2। अब यहां पर एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इन दोनों में पहले उभयनिष्ठ क्या मिला था हमारा 2 मिला था, बाकी और मिला नहीं था ना, नहीं। तो पहले 2 की सबसे बड़ी घात उतार लीजिए, 2 की पावर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23। अब इन सब का गुणा करा लीजिए, जो गुणा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। क्या क्या है 2 की पावर 2 अर्थात 2 2 बार, फिर गुणे 3, फिर गुणे 5, फिर गुणे 17, फिर गुणे 23। तो एलसीएम आया है हमारा 23,460। ठीक, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, अभी फिर जरूरत करता पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं, कह रहा है जांच कीजिए। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 510 है, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है हमारा 92, और एचसीएफ कितना आया है 2, और इसका एचसीएम आया है 23,460। ठीक, 510 मल्टीप्लाई गुणे 92। 510 मल्टीप्लाई 92, ये आएगा 46,920।
बराबर, अब एलसीएम को गुणा कराते हैं, 2 × 23,460, सॉरी क्या, 2 × 23,460, तो 46,920 आया, मतलब दोनों बराबर आए हैं। ये भी हुआ हमारा सही। अब ये इसी प्रकार आप लोग इसके लिए HW, ओके। अब यहां पर देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हल, पहली सवाल, 12, 15 और 21, ये हो जाएगा हमारा, 12 का गुणनखंड करेंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे, 21 का गुणनखंड करेंगे। दो से काटेंगे, 2 × 12, फिर 3 से काटेंगे, या दो ही काट दो, 2 × 3 = 6, 3 × 9 = 3, फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो आएगा 1, फिर 3 से काटेंगे, 3 से 21, फिर 7 से काटेंगे तो आएगा 1। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है। और 15 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। फिर 21 का जो गुणनखंड आया है हमारा, 3 1 बार आया है, 7 1 बार आया है। एचसीएफ बराबर इसमें ढूंढिए अभाज्य, जिस तीनों में जो उभयनिष्ठ हो, 3 मिला, और सबसे कम वाले 3 है। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम, एलसीएम बराबर पहले जो अभाज्य गुणनखंड है इन तीनों में ढूंढिए, क्या है हमारा, 3 उभयनिष्ठ, और फिर क्या मिला, 2 की पावर 2, फिर 5, फिर 7, तो ये बनेगा 3, और ये बनेगा 4, और ये बनेगा 35। तो चरतियाई 12 गुणते 35, तो 12 पंचे 60, बरतियाई 36, 36 6 42, 420 आ गया। ओके, आइए जांच कीजिए। 5 नंबर में कह रहा है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो देखिए भैया, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, हल, n एक प्राकृत संख्या है, तो 6 की पावर n का गुणज 5 होना चाहिए, होना चाहिए। 5 क्यों होगा? क्योंकि अगर देखा जाए 2 × 3 पूरे की पावर n, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 10 कब बनेगा, जब 5 से गुणा होगा। तो जब 5 से गुणा होगा तो 2 बन जाएगा 10, और 10 क्या होता है, 0 पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 पूरे की पावर n है। तो 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। ओके, खत्म। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13
प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणते 1 प्लस 5। भाज्य संख्या है तो क्या है? तो भाई आप पहले एक एक को हल कर लेते हैं। 7 गुणते 11 गुणते 13 गुण प्लस 13, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 13 है। पहले उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 13 उभयनिष्ठ बनेगा तो 7 गुणते 11 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 गुणते 11 सत्ते 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 गुणते 78। तो भैया भाज्य संख्या एक नहीं हुई पूरी, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक आता है अभाज्य गुणनखंड, तो वह भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अगर एक बार आएगा भाज्य गुणनखंड तो भाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पर इसकी संख्या कितनी आ गई है? 2 आए, 1 13 आए, 78 आए, तो ये संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक, अब इसका देख लेते हैं। सवाल नंबर 2। 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 गुणते प्लस 5। अगर इसमें देखा जाएगा तो 5 हमारा क्या हुआ? उभयनिष्ठ। 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो बचेगा क्या? 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 1। अब गुणा करा डालिए। 7×42। ठीक, और ये बनेगा 4×3 12, 12 दूना 24 प्लस 1। तो देखिए 5 और यहां पर गुणे का चिन्ह, 24 दूना 48, ये आएगा गुणा करने के बाद 1008 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 1009। इसके भी दो ही अभाज्य गुणनखंड आए हैं। कितने आए हैं? 2 अभाज्य गुणनखंड आए हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। ओके, नेक्स्ट सवाल। ये हमारे 1.1 की प्रश्नावली की ये लास्ट सवाल है। क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, अर्थात अगर सोनिया यहां से चलना स्टार्ट करती है, इसको कितने मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में? 18 मिनट। किसके लिए? सोनिया के लिए। ठीक, फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो भैया अगर रवि यहां से स्टार्ट कर रहा है तो एक चक्कर लगाने पे रवि को केवल 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक होंगे? तो भैया कह रहा है एक ही स्थान से चलना शुरू करते, मतलब ये भी, रवि भी यही है और सोनिया भी यही है। रवि भी यही है, सोनिया भी यही है, और यही चलना शुरू करते हैं। पुनः वे कब एक दूसरे के उसी समय पे पहुंच जाएंगे। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर सोनिया इधर चलेगी तो रवि भी इधर ही चलेगा। तो क्या, जब किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक ही समय चलना शुरू करते हैं और पुनः उसी जब समय पे मिलना होता है, तो इस कंडीशन में हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो भैया हल कर लेते हैं। तो 12 और 18,
तो 2 से काटेंगे, साथ में कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे 1, फिर 18 काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो देखिए 12 का जो गुणनखंड आया है 2 2 बार आया, 3 1 बार आया। 18 का जो गुणनखंड आया है 2 1 बार आया, 3 2 बार आया। ठीक है, अब इन दोनों में हाईएस्ट ढूंढ लेते हैं। क्या? हाईएस्ट। पहले उभयनिष्ठ ढूंढेंगे सबसे बड़ी घात, क्योंकि लासा निकालना है, मासा निकालना, सब छोटी घात ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, LCM बराबर सबसे बड़ी घात क्या है 2 की पावर 2, और 3 में सबसे बड़ी घात क्या है 3 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 4 गुणते 9, 9 4 36, ये हमारा हो गया LCM। इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ 1.2। अगर आप अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पहले ही बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहां जाकर के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए। व्हाट्सएप चैनल फॉलो करेंगे तो आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, वो भी क्लास वाइज 9 10 11 और 12 की। ठीक।